अ क्वेश्चन ऑफ 1 करोड़ 24 लाख। जी हाँ, हाल ही में हमने एक असेसमेंट केस किया जिसके अंदर हमारे एसएससी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया 143(2) का स्क्रूटनी का। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके भी किसी क्लाइंट को या आपको किसी कैश डिपॉजिट का नोटिस आए तो उसको कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले मैं फैक्ट्स बताता हूं। हमारे क्लाइंट उनको 1 करोड़ 24 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कराने की वजह से स्क्रूटनी का नोटिस आया। हमारे क्लाइंट ने रिटर्न 44AD में भरी थी और रिटर्न इनकम थी सिर्फ 7,90,000। अब जब 1 करोड़ 24 लाख बैंक अकाउंट में जमा हुआ और रिटर्न गई सिर्फ 8 लाख की, होना क्या था, सिस्टम में फ्लैग्स रेज हो गए और डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली स्क्रूटनी का नोटिस देकर रीजन पूछा क्लाइंट से या एसएससी से कि भाई 1 करोड़ 24 लाख बैंक में जमा करा रहा है और रिटर्न सिर्फ 8 लाख की भर रहा है, क्यों? जब यह नोटिस आया तो डिपार्टमेंट ने 3 चीजें और पूछी। यह पैसा किसका है? 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, तेरा है, पड़ोसी का है या हमारे नेताजी का है? और क्या यह तुम्हारी इनकम है? और अगर तुम्हारी इनकम नहीं तो एविडेंस पेश करो भाई कि तुम्हारी इनकम में ना जोड़ा जाए। इस सब चीजों से हमारा क्लाइंट डरा सहमा हमारे पास आया और हमने उससे डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट क्वेश्चंस पूछे और उनका आंसर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कि साहब आप करते क्या हो? तो क्लाइंट ने आंसर करा, साहब मैं स्टैंप वेंडर हूं, मैं सरकार से स्टैंप खरीदता हूं और आम जनता को बेचता हूं। इस खरीदने बेचने में छोटा मोटा कमीशन गवर्नमेंट मुझे ऑफिशियली देती है, वही मेरी इनकम है। और उस इनकम में से भी साहब मेरा आने जाने का खर्चा, मेरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन और मेरे 2 स्टाफ और कभी कभार कोई गेस्ट आते हैं तो उनको चाय कॉफी भी पिला देता हूं। यानी कि 1 करोड़ 24 लाख में अगर ऐसा माना जाए कि 15 से 20 लाख रुपए कमीशन भी कमाता है और उस 20 लाख के अंदर 44AD के प्रोविजंस लगाते हुए उसने रिटर्न भरी सिर्फ 8 लाख की। जी हाँ, 20 लाख के कमीशन में उसने 8 लाख की रिटर्न भरी। तो साहब मैंने तो बहुत अच्छी रिटर्न इनकम दिखाई है, मेरे को नोटिस क्यों आया है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट का सिस्टम कैश डिपॉजिट को जुर्म मानता है। जी हां, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत हैवी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट यही मानेगा कि ये कैश डिपॉजिट तुम्हारा टर्नओवर नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट है, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आप बहुत हैवी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आपके पास कैश डिपॉजिट के सामने कॉरोबरेटिव एविडेंस होने चाहिए कि यह आपकी इनकम नहीं टर्नओवर है, और हमेशा वह कॉरोबरेटिव एविडेंस को जस्टिफाई और प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। हम समझें कि स्टैंप वेंडर के बिजनेस चलता कैसा है। सबसे पहले आप या मेरे जैसे लोग आकर स्टैंप वेंडर को 50, 100, 500 रुपए देते हैं। वह दिन भर ये पैसा इकट्ठा करता है और अपने बैंक में जमा कराता है और बैंक में जमा कराने के बाद गवर्नमेंट के पोर्टल जैसे कि ई ग्रास पोर्टल या SHCIL के पोर्टल पर जाकर रेमिटेंस करके स्टैंप इशू कराता है और फिर अगले दिन हमें वापस यही स्टैंप भेजता है। यह पूरी साइकिल कंटिन्यू डेली वह फॉलो करता है। यानी कि उसका बैंक अकाउंट एक टेम्पररी क्लियरिंग एजेंट है, ना कि रिपोजिटरी ऑफ इनकम। इसका अर्थ कि उसके बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है वह उसका नहीं, वह लोगों का पैसा है जिसे वह सरकार को जमा कराता है, स्टैंप्स लेता है और लोगों को स्टैंप्स बेचता है। वह सारा का सारा पैसा उसका इनकम नहीं है। हम एविडेंस इकट्ठे करने लगे कि ऐसे क्या एविडेंस हैं जिससे हम इस क्लेम को सब्सटैंशिएट कर सकें। तो सबसे पहले ABC, जी हां 3 चीजें। सबसे पहले लीगल ऑथराइजेशन जिसे हम A कहेंगे। B फाइनेंशियल ट्रेल। फाइनेंशियल ट्रेल यानी कि बैंक में पैसा जमा होना, गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होना, स्टैंप इशू होना, इस फाइनेंशियल ट्रेल को हमने वेरीफाई कराया। और थर्ड, सारे के सारे जो गवर्नमेंट पेमेंट्स थे उनके अगेंस्ट में जो स्टैंप्स इशू हुए वह गवर्नमेंट के पोर्टल पर सारे मौजूद थे। हमने कस्टमर के नाम के साथ उन स्टैंप्स को और उन कस्टमर्स को स्टैंप जितनी वैल्यू के इशू हुए उसके सामने कितना पैसा कस्टमर्स से हमने कलेक्ट किया, ये तीनों चीजों को ABC बनाकर शेड्यूल एक्सेल शीट में बनाकर डिपार्टमेंट को पेश किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेरे कहने से या आपके सुनने से या समझने से कोई स्टैंप वेंडर बन सकता है? जी नहीं। एक पूरी गवर्नमेंट प्रक्रिया होती है जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स देकर स्टैंप वेंडिंग लाइसेंस लेते हैं और आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही स्टैंप वेंडिंग कर सकते हैं। तो हमने हमारे क्लाइंट का स्टैंप वेंडिंग लाइसेंस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेश किया, जो कि सालाना रिन्यू हो रहा था पिछले बहुत सारे सालों से। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमारा क्लाइंट सिर्फ इसी साल स्टैंप वेंडिंग नहीं कर रहा था, वह पिछले बहुत सालों से यही काम कर रहा था। यानी कि दिस इज अ यूजुअल प्रैक्टिस व्हिच इज बीन फॉलोड बाय आवर क्लाइंट फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स। इसके अलावा हमने क्लाइंट से उसके बैंक स्टेटमेंट मंगाए। बैंक स्टेटमेंट में जब भी हम पेमेंट करते हैं, प्लीज मेरे लिसनर्स ध्यान दें, बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट करते वक्त या IMPS, RTGS, नेफ्ट करते वक्त एक रिमार्क्स का कॉलम होता है जो हम अक्सर ब्लैंक छोड़ देते हैं। मेरे क्लाइंट ने अपनी समझ से सभी रिमार्क्स की ट्रांजैक्शन पर
जो गवर्नमेंट चालान इशू हुए या जो गवर्नमेंट स्टैंप्स इशू हुए उनके रेफरेंस नंबर डाल रखे थे। इनसे हमें यह मदद मिली कि हमें एग्जैक्टली पता लग गया कि उसने कौन से पेमेंट से कौन से स्टैंप्स गवर्नमेंट से इशू कराए थे और वह स्टैंप उसने किस कस्टमर को दिए थे। इन पूरी इंफॉर्मेशन को हमने अकाउंटिंग सिस्टम में डलवाकर एक कैश बुक बनवाई, यानी कि किस आदमी ने किस दिन पैसे दिए, कितने पैसे दिए, उसके अगेंस्ट में उसने बैंक में कितने पैसे जमा कराए और बैंक में पैसे जमा कराने के बाद उससे कितने रुपए के स्टैंप्स इशू हुए और वह स्टैंप के अगेंस्ट में जो बैंक में चालान नंबर था या बैंक के रिमार्क्स में जो चालान नंबर था वह दोनों मैच हो गए। इसकी वजह से ऑफिसर को लगा कि यह तो एक्चुअल में स्टैंप वेंडिंग का काम कर रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनएक्सप्लेन्ड इनकम या ये सारा का सारा पैसा अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल से आया है और करोबरेटिव एविडेंस सारे के सारे एसएससी ने सबमिट किए। होना क्या था, असेसिंग ऑफिसर लास्ट में मान गया कि रिटर्न इनकम आपकी बिल्कुल सही है और रिटर्न इनकम पर उसने असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया, जैसे हम कहते हैं रिटर्न इनकम एक्सेप्टेड एज सच। तो आप अगर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्चुअल केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।